एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण केस है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को सक्रिय किया और संवैधानिक दुरुपयोगों को रोकने की दिशा में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एस.आर. बोम्मई केस का जो घटनाक्रम है, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जिस पर इस केस ने प्रभाव डाला। पहली एक अवधारणा है संघीय शासन की। संघीय शासन हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल है और संघीय शासन का मूल जो अर्थ है वह यह है कि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जो संविधान में उल्लिखित है, चाहे संविधान की अनुसूची 7 हो या संविधान का भाग 11 हो, जिसके तहत संघ एवं राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और समकक्ष हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों की शक्तियों को संविधान में लिखित रूप में लिखा गया है। दूसरी जो अवधारणा है राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल 356 के तहत, इसके तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, आधार क्या होगा राष्ट्रपति शासन लगाने का? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राष्ट्रपति को यह संतुष्ट होते हैं राष्ट्रपति कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राज्यपाल इस बारे में रिपोर्ट दे, राष्ट्रपति खुद उसका संज्ञान ले कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और उस राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है, या खुद या अपने किसी जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, चाहे राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति प्रशासक के माध्यम से वहाँ शासन कर सकता है। लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो संघीय शासन अपने आप में हट जाता है और वहाँ शासन एकात्मक हो जाता है, क्योंकि राज्य की शक्तियाँ समाप्त हो गई और राष्ट्रपति अब शासन करने लगे हैं। शासन अपने आप में संघीय नहीं रह गया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि भारतीय संविधान में संघीय शासन को बेहद महत्वता दी गई है, वहीं केंद्र जो यूनियन सरकार है वो इतनी मजबूत हो जाती है कई बार कि वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाकर वहाँ पर संघीय शासन को निलंबित कर देती है, सस्पेंड कर देती है और एकात्मक शासन शुरू कर देती है। इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ 1989 में। 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई थे। एस.आर. बोम्मई ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो जाहिर सी बात है कि आप अक्सर देखते हैं कि हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, तो कुछ विधायक जो इस बात से असंतुष्ट हो गए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो वो अपनी असंतुष्टता से पाला बदलने लगी, दूसरे दलों के साथ जुड़ने लगी। इस स्थिति को देखकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो सरकार है उसके पास अपने आप में बहुमत नहीं है। चूंकि बहुमत नहीं है तो इस सरकार को हटा देना चाहिए। तब एस.आर. बोम्मई ने अपने राज्य के राज्यपाल से ये कहा कि भाई फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, हमें सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह दीजिए, हम बहुमत साबित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है। राज्यपाल ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी और ये कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है क्यों विफल हो चुका है? क्योंकि राज्य में किसी भी एक दल का बहुमत नहीं है। संवैधानिक तंत्र विफलता कई आधारों पर माना जा सकता है, जैसे किसी राज्य में दंगा हो गया और दंगा से व्यक्तियों के मूल अधिकार नहीं बचाए जा रहे हैं, लोगों के जीवन जा रहा है, तो अपने आप में संवैधानिक तंत्र की विफलता मान ली जाती है। दूसरा कि भाई बहुमत नहीं है राज्य में किसी दल का, तो कोई भी दल का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, उसकी सरकार नहीं बन सकती, तो वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। जबकि एस.आर. बोम्मई ने राज्यपाल से कहा था कि हमें मौका तो दीजिए भाई एक बार फ्लोर टेस्ट करने का, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। तब एस.आर. बोम्मई पहुँच जाते हैं कहाँ? हाई कोर्ट में। एस.आर. बोम्मई पहुँचते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इस बात की आलोचना करता है, लेकिन वह इसको असंवैधानिक नहीं ठहराता। असंवैधानिक नहीं ठहराता। जब असंवैधानिक नहीं ठहराता तो एस.आर. बोम्मई सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। यह समय है 1994 के लगभग का, 1993-1994। अब इस समय कुछ और केस राष्ट्रपति शासन से संबंधित लागू थे। दरअसल इस समय बाबरी विध्वंस हुआ था हाल ही में। अब बाबरी विध्वंस की वजह से कई राज्यों में दंगे हुए थे। कई राज्यों में दंगे होने की वजह से MP, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि में दंगों की वजह से
यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लागू था और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट दी थी और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो जब एस आर बोम्मई भी पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को एक दूसरे से अंतर संबंधित कर दिया, लिंक कर दिया और 9 जजों की एक बेंच बनाई, 9 जजों की एक पीठ बनाई जो कि संवैधानिक पीठ है। और संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और इस सुनवाई के बाद जिन्होंने निर्णय दिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही निर्णायक, बेहद ही मार्मिक और ऐतिहासिक हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि संघीय शासन आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप इसको यूं ही नहीं हटा सकते कि राज्यपाल जो केंद्र सरकार के या यूनियन गवर्नमेंट की एक एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, उसको एजेंट की तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि भाई वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यों में किसी ऐसे दल की सरकार है जो केंद्र से मिलती जुलती नहीं है, तो अपनी रिपोर्ट दे रहा है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे रहा है, जिससे संघीय शासन जो कि आधारभूत ढांचा है वो निलंबित हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना करते हुए कहा चूंकि संघीय शासन आधारभूत ढांचा है इसलिए इसको प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं बनाना चाहिए कि आपको प्रशासन करने का मन है, राष्ट्रपति शासन लगाने का मन चल गया कि हम प्रशासन चलाएंगे किसी राज्य का, केंद्र सरकार कहे, तो ये प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं है, ये संवैधानिक मामला है, इस पर संवेदनशील होना पड़ेगा। और यह भी कहा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता प्रशासनिक तंत्र की विफलता नहीं है, संवैधानिक तंत्र की विफलता को गंभीरता से लेना चाहिए। संवैधानिक तंत्र की विफलता प्रशासनिक तंत्र की विफलता नहीं है। पहली बात कि आप किसी दिन कहें कि भाई कोई एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन में से जो चैन में बंधा हुआ मग्घा है वो मग्घा कोई चोरी कर ले गया, उस चोरी करने की वजह से उस राज्य में अराजकता पैदा हो गई और संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, वहाँ आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, तो यूनियन गवर्नमेंट तो इतनी मजबूत हो जाएगी हर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करती रहेगी। इसलिए प्रशासनिक तंत्र की विफलता को संवैधानिक तंत्र की विफलता से अलग करना होगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता तभी होगी जब किसी राज्य में अपने आप में बहुमत पर सरकार ही ना हो और संभावना भी ना हो कि उस पर सरकार बन सकती है और फ्लोर टेस्ट भी फेल हो चुका हो, या उस राज्य में इतने बड़ी मात्रा में दंगे फैले हों कि उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो राज्य सरकार के द्वारा, और वहाँ धार्मिक आधार पर पंथ निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कि वहाँ सेकुलरिज्म को अब बचाया नहीं जा सकता है, वहाँ धर्म के आधार पर दंगे हो रहे हैं, तो अपने आप में राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता हम इसको मानेंगे। लेकिन प्रशासनिक तंत्र की विफलता को हम संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं मानेंगे। छोटी छोटी घटनाएं हो गई उनके आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वह यह है कि देखिए संविधान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, और यह भी उल्लिखित है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय में नहीं हो सकती है। आर्टिकल 74(2) में ये लिखा हुआ है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है हम इस बात की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हम यह जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से वस्तुनिष्ठ आधार हैं जिनके आधार पर वो कौन से वस्तुनिष्ठ आधार या फैक्ट हैं जिनके आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। यह हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि संघीय शासन अपने आप में आधारभूत ढांचा है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जोड़ी कि देखिए अगर किसी राज्य में आप 356 लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तुरंत विधानसभा भंग नहीं होगी। राज्यपाल का यह दायित्व होगा कि उस राज्य में जो विधानसभा को भंग करने के बजाय एक वैकल्पिक सरकार बनाने का कोशिश करें। अगर वहाँ कोई भी दल मिलकर वहाँ सरकार बना सकते हैं तो पहले सरकार गठित करें। अगर ये भी संभव नहीं है इसके पश्चात संसद जो अपने आप में प्रस्ताव पारित करके उस विधानसभा को भंग करेगी। यह कुल मिला के एस.आर. बोम्मई केस का कुल जमा एक मुद्दा रहा। इसके बाद से राष्ट्रपति शासन को लेकर स्थितियाँ स्पष्ट हुई और संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार इस बात से बचने लगी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगा दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय की बढ़ती सक्रियता ने हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली को संरक्षित किया और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को नियंत्रित किया।